हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, आपका 2022-23 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है, 2022-23 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें टर्म वन में आपको पूछा जाएगा केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जबकि आपका टर्म टू में पूछा जाएगा, टर्म टू में केवल आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन वाला नहीं रहेगा। ठीक है, यानी 1 नंबर का रहेगा, 3 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, और टर्म वन का आपका केवल ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर टर्म वन के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर वन का 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, काफ़ी लंबा चैप्टर है। तो पहला वीडियो में मैं इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल 19 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा, फिर तीसरा वीडियो लेकर आऊँगा। उसके बाद इस फर्स्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में देखते हैं क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, केवल डायरेक्ट आंसर को लिख दिया है। ऑप्शन होगा तो ज़्यादा हो जाएगा टाइम। ठीक है, देख रहे हैं कि व्हाट इज़ द काउज ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, कि कोई भी बॉडी चार्ज किस कारण से हो जाता है। ठीक है, आपको ये सवाल पूछ रहा है। तो चार्जिंग अकर ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, यानी जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है, तब पहला बॉडी में जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और दूसरा बॉडी में जिसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो इस कारण से कोई भी बॉडी चार्ज होता है। ठीक है, चार्जिंग होता है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है इसलिए चार्ज हो जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि एन इबोनॉइड रोड इज रब्ड विथ वूल और फर, कि कोई इबोनॉइड रोड है। ठीक है, कोई एक रोड है। ठीक है, उसको हम लोग ऊल यानी ऊन वाला कपड़ा से हम लोग इसको रगड़ दिए। ठीक है, यहाँ पर रब कर दिए। तो रगड़ देने पर क्या होता है ना, एबोनॉइड रोड, और पूछ रहा है कि एबोनॉइड रोड और जो आपका ऊल है उसमें कौन सा चार्ज डेवलप होगा। ये आपसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ चार्जेस डू दे एक्वायर, यानी दोनों में क्या चार्ज आएगा। तो जैसे हम इस कपड़े से हम इस एबोनॉइड रोड को रब करेंगे यानी रगड़ेंगे, तो इस एबोनॉइड रोड में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बचेगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज बचेगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो वही आपको डायरेक्ट लिख देना, एबोनॉइड रोड लिखकर आपको डैश दे देना है और लिख देना नेगेटिव चार्ज, और ऊल लिखकर डैश दे देना है, ऊल लिखकर डैश दे देना और वहाँ पर लिख देना आपका पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि एक ग्लास रोड, अब एक कांच का रोड है। ठीक है, कांच का रोड है, उसको हम लोग रब कर रहे हैं एक सिल्क रेशम का कपड़ा से। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों में क्या चार्ज डेवलप होगा। तो जैसे ही हम इसमें रब करेंगे तो जो क्या होगा न, ग्लास रोड से इलेक्ट्रॉन निकलकर इस ऊन का कपड़ा इस रेशम का कपड़ा में आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन जो इसका ग्लास रोड में इलेक्ट्रॉन था वो आपका रेशम का कपड़ा में आ गया। तो रेशम के कपड़ा में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण इसमें नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन निकल गया इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ग्लास रोड लिखकर आपको डैश दे देना और पॉजिटिव चार्ज लिखना है, सिल्क लिखकर डैश दे देना है और नेगेटिव चार्ज लिखना है। ठीक है, ये आपको वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल भी पूछेगा, ऐसा बात थोड़ी है कि आपको सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही पूछेगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल काफ़ी एक आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको केवल समझना है, लॉजिकल है कि कंसिडर 3 चार्ज बॉडी, 3 चार्ज बॉडी दिया है। ठीक है, 3 चार्ज बॉडी दे दिया, एक चार्ज बॉडी। ठीक है, 1 मिनट, एक चार्ज बॉडी, 2 चार्ज बॉडी और 3 चार्ज बॉडी, 3 चार्ज बॉडी दे दिया। एगो का नाम है पी, एगो का नाम है क्यू और एगो का नाम है आर। बोल रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि पी एंड क्यू रिपेल टू इच अदर, पी और क्यू, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और पी जो है ना वो आर को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो यदि पी क्यू को रिपेल कर रहा है, यानी हो सके तो मान लेते यदि ये नेगेटिव चार्ज है, मान लेते पी आपका नेगेटिव चार्ज है और क्यू भी आपका नेगेटिव चार्ज है, तो भली बात है कि सेम चार्जेस लाइक चार्जेस रिपेल टू इच अदर हम लोग जानते हैं। और मान लेते कि आर एक पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो ठीक हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो आपको पूछ रहा है कि तब फिर क्यू और आर में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना रिपल्सन होगा। ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब क्या होगा, इसमें भी अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये भी इसको खींच के ले आ जाएगा। तो उसी तरह आपको यहाँ पर पूछ रहा है पी एंड आर के बीच में क्या होगा, पी अट्रैक्ट आर। ठीक है,
तब पूछ रहा है कि पी जो आर आपका अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्यू और आर में क्या होगा, क्यू और आर के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम एनी टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई भी दो बेसिक प्रॉपर्टी बताना। मैंने आपको जब इसका लेक्चर ले रहा था क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तीन प्रकार के होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तीन बताया था ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी दो गो का नाम लिखने बोल रहा है, तो आप कोई भी तीन गो में से दो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिख दिया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, वहाँ पर आपको ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टेल्स डेट क्या कहता है। मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या कहता था कि एनर्जी जो चार्ज रहता है वो नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, चार्ज का ट्रांसफर होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया था कि बहुत सारा चार्ज को जब हम लोग जोड़ते हैं, द टोटल चार्ज वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, यानी प्लस माइनस एन ई होता था। तो ये होता था आपका, ये होता था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर क्यू बराबर एन ई होता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स कंजर्व। क्या पूरा विश्व का, पूरा ब्रह्मांड का क्या चार्ज कंजर्व रहता है। यस, हम लोग जानते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है वो उसमें हम लोग जानते हैं कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, केवल वो पूरा ब्रह्मांड में पाया जाता है। यस, चार्ज कंजर्वेशन इज ए ग्लोबल फेनोमेनन, वो एक वैश्विक परिघटना है। चार्ज कंजर्वेशन वो होता ही है, चार्ज कंजर्वेशन वो चार्ज का नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ग्लास रोड व्हेन रब्ड विथ सिल्क क्लॉथ, यानी जब एक कांच का ग्लास को, ठीक है, कांच का रोड को हम लोग एक रेशम के कपड़ा से रगड़ते हैं, ठीक है, तब एक्वायर ए चार्ज ऑफ एक ग्लास रोड एक्वायर ए चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 का पावर -13 कूलम। तो जो आपका इस रोड है, इस रोड में कितना चार्ज आ जाता है, इतना चार्ज आ जाता है इस रोड में। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन सिल्क क्लॉथ, तो सिल्क क्लॉथ में तब फिर कितना चार्ज आएगा। तो जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी इसको रगड़ेंगे तो इसमें आ जाता है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज बचता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज आता है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ तो एक यहाँ नेगेटिव चार्ज आया और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आया, दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ टू नेगेटिव चार्ज आता है और टू पॉजिटिव चार्ज आता है। उसी तरह मान लेते 1.6 इंटू 10 का पावर -13 कूलम यहाँ यदि ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ भी तो 10 का पावर 1.6 इंटू 10 का पावर -13 कूलम ही चार्ज यहाँ भी बचे, खो लिया ना। जितना ये खोएगा उतना ही ये पाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये यदि इतना खो दिया है तो इतना पा लिया है ये। ठीक है, बस सिंपल से फंडा है, यहाँ पर जितना रहेगा उतना यहाँ भी होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज, कि ई का चार्ज का, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज पढ़ा है ना, तो आपने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज इक्वल रहता है मैग्नीट्यूड में। ठीक है, साइन में अलग रहता है, वो प्लस रहता है, ये माइनस रहता है, लेकिन इक्वल रहता है। तो कितना रहता है इलेक्ट्रॉन का हम लोग चार्ज कितना में पढ़े हैं ना क्लास 9-8 में, कितना पढ़े 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, इतना ही पढ़े हैं ना हम लोग। ऐसे ना तो ज़्यादा पढ़े ना ही कम पढ़े। तो बस वही पूछ रहा है कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज का कितना वैल्यू पढ़ा है, तो ये भी पढ़ा है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। ठीक है, वो आंसर हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन कूलम्स लो, हम लोग कूलम्स लो में क्या जानते हैं कि आप बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर पढ़ा है ना। तो 1/4πε0 क्या था, यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था उसका साइन को जब हम लोग हटाए थे तब के रखे थे और के का वैल्यू 1/4πε0 आया था। तो वही वाला यहाँ पर के का वैल्यू ढेर लिखा है। ठीक है, के का वैल्यू। तो आपको पूछ रहा है कि वाट आर द फैक्टर ऑन विच द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के डिपेंड। तो ये जो के है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसा कि हम लोग ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़े थे कि आप बराबर होता था जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, हमने ग्रेविटेशनल लॉ में पढ़ा था ना। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था तो ये तो पूरा ब्रह्मांड के लिए इक्वल था
पूरा पृथ्वी के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूरा ब्रह्मांड के लिए इक्वल था, लेकिन मतलब ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता था। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग जी के जगह में के लिख देंगे, के मतलब मीडियम पर यह डिपेंड करता है। आपने पढ़ा है कि यदि पानी में हम लोग रख देंगे कोई दो चार्ज को, और जब उसमें देखेंगे कि अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है, तो देखेंगे कि उसमें यदि मान लेते हैं अनलाइक चार्ज रहा तो अट्रैक्शन होगा, लेकिन देखेंगे कि पानी में थोड़ा कम अट्रैक्शन हो रहा है। उसी तरह यदि बाहर निकाल देंगे हवा में, तो वहाँ पर देख रहे कि ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगा, यानी वो मीडियम पर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, कि दो चार्ज के बीच का जो मीडियम है ना, उस पर आपका डिपेंड करता है कितना फोर्स लगेगा। वो ये आपका के यानी ये आपका के कांस्टेंट, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम। आपको यदि सर पढ़ाए होंगे स्कूल और ट्यूशन में, तो आप देखे होंगे कि आपको बताए होंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्ब फोर्स में आपको अंतर बताए होंगे। तब बताए होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका नेचर पर डिपेंड नहीं करता, जब मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, जबकि आपका जो आपको कूलम्ब फोर्स है वो आपका मीडियम पर डिपेंड करता है, आपको बताए होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो अभी से हम लोग पढ़ के आ रहे कूलम्ब होता है, ठीक है, COULOMB कूलम्ब, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द रिलेशन एफ बराबर K Q1 Q2/r², ये आपका ग्रेविटेशन कूलम्ब्स फोर्स है, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू क्या होता है? तो देखिए के का यदि आपको यहाँ पर वैल्यू पूछा है, यदि आपको के का यहाँ पर इस तरह से वैल्यू मान लेते, ये वाला वैल्यू नहीं रहता, तो आपको यदि मान लेते इस तरह से वैल्यू रहता के बराबर 1/4πε0, ठीक है, ये भी आपका के का वैल्यू होता है। और इसी का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये आपका के का वैल्यू हुआ। और यदि आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछे, ये वाला एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू यदि आपको कहीं भी पूछे तो कितना होता है? तो इसका होता है 8.854 इंटू 10⁻8.3, ठीक है, 10⁻−12। इसी का उल्टा कर दीजिए यूनिट टू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको के का वैल्यू पूछा है, तो के का वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि गिव द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी इलेक्ट्रिक छोड़ दीजिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का आपका एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो अभी बताए थे ऊपर में कि उसका उल्टा कर देना कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से यदि यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि राइट डाउन द वैल्यू, देखिए अब यहाँ पर वैल्यू पूछने लगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, वो सब छोड़िए क्या लिखा है एप्सिलॉन एब्सोल्यूट ना क्या लिखा, वो सब छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का आपको एसआई यूनिट बता दिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब उसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ऊपर में ही मैंने बता दिया था कि 8.854 इंटू 10⁻−12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको के का भी वैल्यू पूछा और एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू पूछा, यानी ये दोनों वैल्यू में से कोई भी एक वैल्यू आपको एग्जाम में 100% पूछे जाने वाला है, ठीक है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। यहाँ यहाँ पर आपको के का डायमेंशन फार्मूला पूछा, एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन फार्मूला पूछ सकता है। के का डायमेंशन फार्मूला देखिए, हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े कि एफ बराबर हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़े एफ बराबर पढ़े के Q1 Q2/r², हम लोग पढ़े ना के Q1 Q2/r²। तो हम लोग के को यहाँ बाहर निकाल या फिर के को रहने देते और ये भागा में है तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाते तो FR² हो जाएगा, ठीक है, ये इधर चलिए। और ये जो के साथ गुना में है तो ये भागा में आ जाएगा Q1 और Q2, ठीक है। तो यहाँ पर के बच गया, देखिए यही वाला लिखा है यहाँ पर, देखिए ना के बराबर FR²/Q1 Q2। तो देखिए फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, MLT⁻², आप क्लास 11 में पढ़कर आए हैं डायमेंशन फार्मूला। रेडियस का क्या होता है, लेंथ होता है, रेडियस एक प्रकार का लेंथ होता है ना, तो लेंथ के लिए L और स्क्वायर के लिए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर चार्ज के लिए क्या होता है, एम्पियर सेकेंड यानी AT, तो यहाँ 2 को चार्ज है इसीलिए स्क्वायर में लगा दिए, ठीक है। अब इसको केवल सॉल्व कर देना है, तो m तो रह जाएगा ऊपर में 2L
और एक एल, 3 एल हो गया। यहाँ से देखिए, यहाँ ए का पावर 2 है और टी का पावर 2 है, तो टी का पावर इधर जाएगा तो -2 और टी का पावर पहले से -2, टी का पावर -4 और यहाँ पर ए का पावर 2 था, ऊपर गया तो ए का पावर -2 हो गया। तो ml 3 टी का पावर -4 ए का पावर -2 हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको के का डायमेंशन फॉर्मूला पूछा, आपका एप्सिलॉन नॉट का भी डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकता है। देखिए पूछा ना, यहाँ पर देखिए जो बोल रहा हूँ वही सब पूछ रहा है, यानी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए वहीं पर कुछ नहीं करना है, आपको एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ देखिए सिंपल सा, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ काफ़ी आसानी से। एफ है ना, एफ बराबर हम लोग क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 होता है और Q1 होता है बटे में R² होता है। तो एफ को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं और एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पुट कर देते। देखिए एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया, एफ यहाँ आ गया, वही वाला है। यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, Q1 Q2 यानी एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर और बटे में 4 पाई, इस सब का तो कोई यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है, फोर्स का होता है mlt-2 और R² यानी L²। तो देखिए इसका ट्रिक बताऊँगा, इसका ट्रिक यही है कि आप इसको उल्टा कर दीजिए। एम का पावर 1 है ना, तो एम का पावर यहाँ पर कुछ क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो एम का पावर ऊपर जाएगा तो -1 होगा, एल का पावर ऊपर जाएगा तो -3, एल का पावर 3 तो ऊपर जाएगा तो एल का पावर -3 हो जाएगा, टी का पावर -4 ऊपर जाएगा तो टी का पावर +4 हो जाएगा, ए का पावर -2 ऊपर जाएगा तो ए का पावर +2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही वाला यहाँ पर है, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसको कैसे याद करें, एम का पावर -1, एल का पावर -3, टी का पावर +4, ए का पावर +2। देखिए आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इंतजार कीजिए 2 मिनट, यहाँ पर 2 क्वेश्चन कर लूँगा कि व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन 2 चार्जेस ऑफ, जिसका बोल रहा है कि आपको, आप जानते हैं ना कि आप बराबर क्या, यहाँ पर आपको 2 चार्ज का वैल्यू दे दिया है, 2 चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है, यानी Q1 का भी वैल्यू आपका 1 कूलम है, Q2 का भी वैल्यू आपका 1 कूलम है, और बोल रहा है कि दोनों को 1 मीटर दूरी में रखा गया, यानी आपका डिस्टेंस यानी R का भी वैल्यू 1 मीटर है। तो आपने एफ बराबर क्या पढ़ा है, एफ बराबर पढ़ा है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोग के लिखते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को, और Q1 Q2, तो Q1 का भी वैल्यू 1, Q2 का भी वैल्यू 1 और बटे में R², तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी पूरी देखा जाए तो इधर 1 होगा। तो एफ बराबर हो गया आपका के, तो एफ बराबर हो गया के का वैल्यू कितना होता है, अभी ऊपर में पढ़े थे 9 × 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है ना, लेकिन यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का यूनिट हम लोग न्यूटन लेंगे, तो बस न्यूटन लिख दिए। समझ में आ गया ना ये वाला क्वेश्चन कैसे किया, सबका यूनिट आपको 1 सबका वैल्यू आपको 1 दिया है, तो डायरेक्ट एफ बराबर हो जाएगा के का। ठीक है, और यहाँ से बस और 2 क्वेश्चन बचा है, रुकिए 1 मिनट, कि इन अ मीडियम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी किसी भी मीडियम में आपको 2 मीडियम दिया गया है। ठीक है, 2 मीडियम दिया गया, ठीक है 2 मीडियम दिया गया, बोल रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, और इस यहाँ पर भी 2 पॉइंट चार्जेस को रख दिया। ठीक है, यहाँ पर भी 2 पॉइंट चार्जेस को रख दिए, बोल रहा है कि और दोनों को हम लोग डी डिस्टेंस में रखें, डी डिस्टेंस। ठीक है, एगो को हम लोग डी डिस्टेंस में रखें, जब हम लोग डी डिस्टेंस में रखे तो तब हम लोग को यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा था, एफ। बोल रहा है कि यदि हम लोग पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना डिस्टेंस यानी डी डैश का वैल्यू पूछ रहा है कितना होना चाहिए, कि यहाँ पर फोर्स लगना चाहिए 3F। ठीक है, 3F होगा, तो पूछ रहा है कि 3F होने के लिए कितना यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। तो देखिए जब F था, चलिए सॉल्यूशन में ही आपको समझा देता हूँ कि जब यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² होता है ना। तो यहाँ पर R का वैल्यू D दिया है, तो यहाँ पर हम लोग D लिख देंगे, D²। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सब को ये सब यदि हम लोग हटा देंगे तो F जो है आपका, देखिए F 1/D है, यानी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/D², तो 1/D², और यहाँ क्योंकि R का वैल्यू D आपको लेने बोला है, तो यदि हम लोग F1 लेंगे तो मेरा D1 आ रहा है, तो 1 है आ रहा है। यदि हम लोग F2 लेंगे 2F, तो यहाँ पर 1/, हम लोग D² है, यानी तब √2 यदि हम लोग करेंगे का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो √2 से आपका 2 निकलेगा और D² से फिर D² आ जाएगा, फिर 2 काट देंगे तो फिर वही आ जाएगा। इसका मतलब जब हम लोग F यदि आपका 2 दिया रहेगा, यदि आपका 2F दिया रहेगा,
तब डिस्टेंस आपके उसके लिए डिस्टेंस हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा, 1/√2d। ठीक है, तो जब यदि 3f हो जाएगा तो 1/√3d हो जाएगा। समझे ना कैसे हो रहा है? क्योंकि देखिए 3f हो रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या बैठाएंगे कि फिर मेरा काट देंगे तो फिर मेरा f बराबर यही वाला आ जाएगा, तो √3 बैठाएंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है ना, तो 3 काट देंगे तो फिर वही हो जाएगा। ठीक है, समझे ना? तो इस तरह से यहाँ पर हो गया। ठीक है, 1/√3d। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि यहाँ से √3 से 3 हो जाएगा, 3 निकल जाए तो 3 काट देंगे तो फिर वही हमको मिल जाएगा ना, ये वाला। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या बैठाएंगे? √3 बैठाएंगे। ठीक है, यदि आपको 4f दिया रहता, यदि आपको 4f दिया रहता तो डिस्टेंस आपको पूछता तो 1/√4d हो जाता है। ठीक है, 5 दिया रहता, 5f दिया रहता तो 1/√5d हो जाता है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। आई होप कि आपको इस तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको 2 मीडियम दिया है। ठीक है, 2 मीडियम दिया है। यदि आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब थोड़ा सा भी जानकारी है तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि द फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम, 2 चार्ज को रखा, 1 चार्ज और 2 चार्ज, यहाँ पर भी 1 चार्ज और 2 चार्ज, इसको हम लोग रख दिए वैक्यूम में, इसको रख दिया हम लोग मीडियम में क्या दिया? केरोसिन दिया, केरोसिन में रख दिया। पूछ रहा है कि व्हाट हैपन टू द फोर्स इफ द 2 चार्जेस आर डिप्ड इन केरोसिन, केरोसिन में जब रख देंगे तो क्या फोर्स लगेगा ऑल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यदि उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 दे दिया, के का वैल्यू 2 दे दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिनोट करते के से। ठीक है, और के का वैल्यू आपको 2 दे दिया, तो बोल रहा है कि एक वैक्यूम में रखा है, एक केरोसिन में रखा है। बोल रहा है कि यहाँ और केरोसिन में आपका के का वैल्यू दे दिया 2। तो देखिए हम लोग एक रिलेशन पढ़े, हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में एक रिलेशन पढ़े कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से डिनोट कर दे। के बराबर होता है फोर्स लगता है वैक्यूम में और फोर्स लगता है मीडियम में, और दोनों का रेशियो को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करते हैं। यानी कि इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन वैक्यूम एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन मीडियम इज नोन एज के, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग इन वैक्यूम, फोर्स एक्टिंग इन मीडियम। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन, और इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट मीडियम के लिए। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर आपको फोर्स पूछ रहा है वैक्यूम में कितना होगा फोर्स। ठीक है, वैक्यूम में फोर्स कितना होगा, जबकि आपको केरोसिन में यहाँ पर दिया है और के का वैल्यू आपको दे दिया 2। ठीक है, तो यहाँ पर केरोसिन में कितना फोर्स होगा, तो वैक्यूम में आपको नहीं पूछ रहा, आपको केरोसिन में पूछ रहा है कि कितना फोर्स लगेगा। यदि केरोसिन में आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू 2 दे दिया तो आपको पूछ रहा है कि केरोसिन में जब दोनों चार्ज को डुबा देंगे तब दोनों में कितना फोर्स लगेगा। तो वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा है उसका आधा लगेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आपको ऑप्शन में ये वाला दिया रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह से समझ के बनाना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और 1 मिनट, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा, जो भी लेक्चर आएगा सबका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह का वीडियो क्लास 12 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी मैं लेकर आ रहा हूँ तो आपको पर वीडियो जल्दी ही मिलता रहे। आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।